CUET की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में यूनिट 14 और 15 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिकली यूनिट 14 में विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है और मौखिक स्रोतों के आधार पर उस समय के लोगों की जुबानी हमारे शोध शास्त्रियों ने, जो रिसर्च करते हैं, हमारे विद्वानों ने इस पर बहुत ही सटीक प्रतिक्रिया के माध्यम से, चाहे देश के इस तरफ हो या देश के उस तरफ हो, विभाजन के दुख और दर्द को बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करने पर बल दिया गया है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैं ऐतिहासिक विकास क्रम के आधार पर छात्रों को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इसको आप बहुत इजीली भी समझ सकते हैं। दो बातें हैं और सामान्य तौर पर हमारे विद्वान मित्र यह गलती कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को यह गलती नहीं करना है, क्योंकि आगे आप लोगों को भी शोध करना है। जैसे सामान्य तौर पर सांप्रदायिकता के विकास को देखा जाता है कि ठीक है, 1860 के दशक में पढ़े लिखे मुसलमानों के एक वर्ग में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ। सांप्रदायिकता के अर्थ को समझिए। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है कि सांप्रदायिकता के कई चरण हैं। सबसे पहला तो यह विचार है, जो विचार यह मानता है कि एक धार्मिक समूह के रूप में एक धर्म विशेष के लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक हित अलग होते हैं और इसलिए उसके राजनीतिक और आर्थिक हित भी अलग होते हैं। तो यह उदारवादी चरण सिर्फ अलगाववाद की बात कहता है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक समूह के रूप में हमारे सामाजिक सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक हित भी अलग अलग है। फंडामेंटली, कॉन्सेप्चुअली यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह संभव नहीं है कि किसी एक धर्म को मानने वाले सभी लोगों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित एक समान होते हो। उदाहरण के लिए, मुस्लिम जमींदार और मुस्लिम किसान, क्या धर्म के आधार पर दोनों के हित एक समान हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम जमींदार मुसलमानों के लिए, मुस्लिम किसानों के लिए तो बड़ा ही अच्छा होगा और हिंदू किसानों के लिए, सिख किसानों के लिए, पारसी किसानों के लिए, बौद्ध और जैन किसानों के लिए वह बुरा बन जाएगा। और यदि उसके आर्थिक हित एक समान नहीं हो सकते तो फिर राजनीतिक हित कैसे एक समान हो जाएंगे? सामाजिक सांस्कृतिक हित भी कैसे एक समान हो जाएंगे? लेकिन फिर भी सामाजिक सांस्कृतिक समूह के रूप में एक वर्ग, एक विशेष धार्मिक संप्रदाय यदि अपने अलग हितों का दावा कर रहा है और अपने आर्थिक राजनीतिक हितों की चिंता कर रहा है, तो इसमें
बहुत ज्यादा गलत भी कुछ नहीं है। चलो ठीक है, एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न समाज और समुदाय के लोग, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग, विभिन्न जाति, विभिन्न धार्मिक समूहों के लोग एक साथ रह सकते हैं। सबके हित अलग अलग भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं वे समान भी हो सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता का उग्रवादी चरण तब शुरू होता है जब यह माना जाता है कि एक विशेष धार्मिक समूह या संप्रदाय के न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित दूसरे समुदाय के विपरीत है या विरुद्ध है, बल्कि दूसरे समुदाय का अस्तित्व ही एक समुदाय के विरुद्ध है। और तब यही पृथकतावाद बन जाता है। अर्थात जब दो धार्मिक संप्रदायों के बीच इस प्रकार का अविश्वास जन्म ले ले कि एक का विरोध ही दूसरे के अस्तित्व का कारण है, तब यह पृथकतावाद बन जाता है और तब विभाजनकारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। तो विभाजन सदियों से विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग इस भारत भूमि पर आए और भाई भाई की तरह हम रहे। कभी भी मध्यकाल में या प्राचीन काल में सांप्रदायिकता के विषय में आपने नहीं सोचा। 1857 की क्रांति तक भी सांप्रदायिकता के विषय में हमने नहीं सोचा। हमने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन 1860 के दशक में कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम विद्वानों ने सबसे पहले अलगाववाद के विचार को जन्म दिया। लेकिन यहीं पर प्रायः विद्वान गलती कर बैठते हैं, जो आपको गलती नहीं करना है। क्योंकि 1860 के दशक में सिर्फ मुसलमानों में सांप्रदायिकता के विचार का विकास हुआ, यह सोचना गलत है। बल्कि पढ़े लिखे मुस्लिम विद्वान और मुस्लिम लोग राष्ट्रवादी विचारों से भी प्रेरित हुए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मजहर उल हक, M.A. अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना उसी विचारधारा के संपोषक थे। 1860 के दशक में पढ़े लिखे मुसलमानों का एक वर्ग अलीगढ़, जिसका केंद्र था, उसने अलगाववाद के विचार को आगे बढ़ाया। वहीं वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवबंद में पढ़े लिखे मुसलमानों का एक दूसरा वर्ग, जो राष्ट्रवादी विचारों का संपोषक था, उसका भी विकास हो रहा था। 1906 में अलगाववादी विचारधारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित होता है। तो इस अलगाववाद को एक सांगठनिक अभिव्यक्ति मिल जाती है। और वहीं देवबंद आंदोलन से जुड़ा राष्ट्रवादी मुसलमानों का समूह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा और फिर वह मुस्लिम लीग से भी जुड़ा, क्योंकि वह मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन था। फिर 1909 में सांप्रदायिक विभाजन के रूप में उभरते हुए भारतीय राजनीति को या राष्ट्रवादी आंदोलन को विभाजित करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की पद्धति को लाया गया।
1916 में लखनऊ समझौते के रूप में कांग्रेस ने एकता को स्थापित करने के लिए इसे स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी स्वराज के उद्देश्य को स्वीकार कर लिया। फिर गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन में भी सभी ने साथ मिलकर गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया। फिर 1930 29-30 को समझना है आपको, नेहरू आयोग की रिपोर्ट को समझना है और कैसे नेहरू आयोग के रिपोर्ट पर सफी खान के नेतृत्व में और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की जाती हैं और सफी खान के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। 1930 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। हालांकि यह राष्ट्र पूर्णतः पृथक पृथक होने की बात उन्होंने नहीं कही, बल्कि एक ढीले ढाले संघ की परिकल्पना उन्होंने की और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का एक अलग संघ और शेष क्षेत्रों का एक अलग संघ बनाने की बात उन्होंने कही। 1933 में चौधरी रहमत अली खान के द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के नाम अर्थात पाकिस्तान को कैसे विकसित किया गया और फिर 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की हार के पश्चात मुस्लिम लीग ने ही अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक मुस्लिम राष्ट्र की संकल्पना को आगे बढ़ाया और कैसे मुस्लिम लीग का यह आंदोलन धीरे धीरे 9 वर्षों के अंदर ही इतना सफल हो गया कि 1946 में जब चुनाव हुए तो सामान्य तौर पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित अधिकांश सीटें जीत ली। जो मुस्लिम लीग 1937 के चुनाव में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव नहीं जीत पाई थी, वह आखिर 9 वर्षों में पृथकतावादी विचारधारा के अंतर्गत कैसे उसने इतनी बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की और फिर उस जीत के जश्न को मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को कुछ इस रूप में मनाने का निर्णय किया जिससे सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत हुई। अर्थात पाकिस्तान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय किया और फिर इससे सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत हुई। इसी परिस्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत करते हैं, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते हैं, विभाजन को रोकने का अंतिम प्रयास किया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अंततः विभाजन की पीड़ा दंश से हम लोगों को गुजरना पड़ा। सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि 5 लाख लोगों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एक ऐसा विभाजन, एक ऐसा सांप्रदायिक दंगा जिसके कारण 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 करोड़ जनसंख्या को इधर से उधर होना पड़ा। सदियों, शताब्दियों से जिस भूमि को वो अपनी भूमि मान रहे थे, जिस घर को वो अपना घर समझ रहे थे, वह कैसे बेघर हो गया और कैसे लोगों को अपना घर बार, अपनी जमीनें, अपनी सारी संपत्ति को यहीं पर छोड़कर सुरक्षा के लिए उधर पाकिस्तान जाना पड़ा या फिर पाकिस्तान से इधर भारत आना पड़ा। और यह क्रम 2-3 वर्षों तक चलता ही रहा। कहते हैं कि आज भी
जो अल्पसंख्यक वहां पर रह गए हैं वो लगातार उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। और शायद इसीलिए भारत सरकार ने 2019 में CAA कानून बनाकर उन्हें नागरिकता देने की पेशकश की है। तो इस विभाजन को थोड़ा समझना है और बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण से समझना है। जब हम सांप्रदायिकता पर बात करते हैं तो अक्सर हम यह गलती कर बैठते हैं कि हम मुसलमानों को समझ नहीं पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो राष्ट्र के दुश्मन हैं। मुसलमानों में भी राष्ट्रवाद की भावना बहुत उच्चतम स्तर तक पाई जाती है। किसी भी धर्म के होने के आधार पर यदि हम इस दृष्टिकोण का विकास करें कि यह राष्ट्रवादी है और यह राष्ट्रवादी नहीं है, तो अभी अपने अध्ययन की शुरुआत में ही, चूंकि अभी आप स्कूल से निकल करके अब कॉलेज में आएंगे, तो अभी से ही यदि इस तरीके से दृष्टिकोण को विकसित करेंगे तो निश्चय ही यह दृष्टिकोण फिर विभाजनकारी सिद्ध होगा। इसलिए किसी धर्म के आधार पर नहीं, किसी भाषा के आधार पर नहीं, आपको आप इस भविष्य के आधार स्तंभ हैं। आप देश के भविष्य हैं। इसलिए आपको यह समझना है कि विभिन्न धर्म, संप्रदाय, समूह, क्षेत्र, भाषा भाषी या संस्कृति के लोग या जाति के लोगों ने आपस में परस्पर शांति और समन्वय से इस देश को शताब्दियों से सींचा है और यही विचार एक उज्जवल भारत की नींव भी रख सकती है। हम सब लोग मिलकर इस देश को अपना घर समझें और इस देश को अपना घर मानकर इसे खूबसूरत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, तो इससे बड़ी और कोई उपलब्धि हमारे लिए नहीं हो सकती है। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। इस टॉपिक से सामान्यतः बहुत सामान्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहला प्रश्न तो इस एनसीईआरटी की भी जब शुरुआत होगी तो इसी से होगी, अर्थात विभाजन के पहले जो सांप्रदायिक दंगे इतने बड़े पैमाने पर हुए और जिसमें 5 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए और करोड़ों लोग बेघर हो गए, इसे समकालीन प्रेक्षकों ने किस संदर्भ में होलोकास्ट शब्द का प्रयोग किया है? मतलब विभाजन के दौरान समकालीन प्रेक्षकों ने निम्नलिखित में से किस संदर्भ में होलोकास्ट शब्द का प्रयोग किया है? ये जो सामूहिक जनसंहार की भयानकता है, उस भयानकता को व्यक्त करने के लिए होलोकास्ट या सामूहिक जनसंहार या बड़े पैमाने पर जनसंहार को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जिस तरह से जर्मनी में एक धर्म विशेष के खिलाफ सामूहिक जनसंहार का प्रयास हिटलर ने किया, क्या यह जनसंहार भी उसी जनसंहार की भांति, जब एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारना प्रारंभ किया, जो सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे थे, तो इसकी भयानकता और भयावहता को व्यक्त करने के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दर्द और कुछ अनुभवों के आधार पर बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से इसे व्यक्त करने का प्रयास किया है।
ऐसे साहित्यकारों के विषय में आपको जब भी समय मिले तो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, जैसे मंटो, फिर राजेंद्र सिंह बेदी, इंतजार हुसैन, भीष्म साहनी, कमलेश्वर राही, मासूम रजा, नारायण भारती, संत सिंह सेखो, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वली उल्लाह, अमिताभ घोष और बापसी सिद्धवा जैसे लेखकों ने अपने उपन्यास के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से इस विभाजन से उपजी परिस्थितियों की भयावहता का चित्रण शब्दों के माध्यम से करने का प्रयास किया है, जो वैसे संभव नहीं है। साथ ही साथ अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज, दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू और बांग्ला में विभाजन पर आधारित कुछ यादगार कविताओं को भी लिखा है। इसी तरह से विभाजन पर कुछ फिल्में भी बनी, जैसे ऋत्विक घटक की मेघे ढाका तारा या सुवर्ण रेखा, MS सत्यु की गर्म हवा और गोविंद निहलानी की तमस, और हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटक जिस लाहौर नहीं देखिया, ओ जमिया, ई नई इत्यादि महत्वपूर्ण फिल्मों के रूप में है। जब भी आपको थोड़ा मौका मिले तो उनके विषय में थोड़ा पढ़िए, थोड़ी जागरूकता लाइए। NCERT में ऐसे बहुत सारे टेबल्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से आपको थोड़ा विषय वस्तु से हट करके उस दर्द को समझाने का प्रयास किया गया है जो विभाजन से उत्पन्न हुआ और जो आज भी समाप्त नहीं हुआ। तो इसी पर संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे? तो MS सत्यु, ऋत्विक घटक के द्वारा, जैसा कि हमने बताया कि मेघे ढाका तारा जैसी फिल्म बनाई गई थी, तो उसको ध्यान में रखिएगा। राही मासूम रजा जो हैं, ये एक लेखक हैं और इन्होंने हिंदी में ऐसे उपन्यास लिखे, ऐसे नाटक लिखे हैं जिसके माध्यम से इन्होंने विभाजन के दर्द को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक पुस्तक है पंजाब सेंचुरी, तो ये प्रकाश टंडन जी का है। प्रकाश सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक, ये भी विभाजन पर आधारित है, तो इसे प्रकाश टंडन के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसी जो पुस्तकें हैं या ऐसी जो फिल्में हैं उसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको रखना है, यहीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 3 जून का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, 3 जून योजना किस अन्य योजना का नाम है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि यह विभाजन की योजना है, अर्थात माउंटबेटन की योजना है। तो माउंटबेटन योजना को ही हम 3 जून की योजना भी कहते हैं, जिसके अनुसार देश स्वतंत्र भी हुआ और देश विभाजित भी हुआ। इसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा आयोग के विषय में पूछा गया है कि जब यह निर्णय हो गया माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना के माध्यम से कि भारत का विभाजन होगा, तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया गया, जिसमें रेडक्लिफ के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से भी 2-2 सदस्यों को नामांकित किया जाना था, जिसे पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र हैं जिससे मिलकर पाकिस्तान का निर्माण होगा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हिंदुस्तान की तरफ रहेंगे, इनकी सीमा क्या रहेगी, तो सीमा के निर्धारण का काम किया गया।
तो रेडक्लिफ आयोग की अध्यक्षता सर रेडक्लिफ ने की और सीमा आयोग के रूप में इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त 1860 में अलीगढ़ आंदोलन, 1860 के दशक में ही 1866 में देवबंद आंदोलन को समझना चाहिए आपको, और सांप्रदायिकता के साथ साथ किस तरह से भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रवाद की भी अभिव्यक्ति हुई, इस बात को भी समझना है, ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कई मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रवादी विकास में और राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसको भी समझना है आपको। इवन जो माउंटबेटन योजना है, या जब यह निर्धारित हो गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, तब सीमांत गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान ने कैसे उसका विरोध किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी विभाजन वाली बातों को देखते हैं तो एक संप्रदाय को हम अलग रखते हैं और उसको फिर दूसरे तरीके से हम विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं, जो मेरे विचार से गलत है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना चाहिए और ठीक तरीके से इसको समझना चाहिए, ठीक तरीके से विश्लेषित करना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य के एक नए भारत का निर्माण संभव हो सकता है। इस कक्षा में यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।